दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था संदर्भ सेवा और सूचना सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया। आज हम उससे आगे शुरू करते हैं नवागंतुक। नवागंतुक क्या है और नवागंतुक के लिए पाठ पुस्तकालय के अंदर क्या क्या सुविधा उपलब्ध और क्या दिया जाता है। तो नवागंतुक के लिए नवागंतुक होता है नया पाठक। जो पुस्तकालय के अंदर नया पाठक आता है उसी को कहा जाता है नवागंतुक पाठक। और इसी को पुस्तकालय के अंदर जो मार्गदर्शन किया जाता है पुस्तकालय के अंदर उसको कहते हैं पाठक दीक्षा। तो नवागंतुक पाठक को पाठक दीक्षा देना या नवागंतुक पाठक को मार्गदर्शक करना। तो नवागंतुक पाठक क्या है, इसका अर्थ है पुस्तकालय में नए आने वाले पाठकों का पुस्तकालय विभिन्न विभाग और उसके प्रदान की जाने वाली सेवाएं और कर्मचारियों से परिचय कराना ही क्या है नवागंतुक। इसकी परिभाषा आप देख लो। इसका अर्थ है पुस्तकालय के अंदर आने वाले नए पाठकों को पुस्तकालय के विभिन्न विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली पुस्तकालय सेवाएं और कर्मचारियों को परिचय कराना क्या है नवागंतुक पाठक का मार्गदर्शन या पाठक दीक्षा कहलाती है। इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसकी आवश्यकता सीधे ही है। इसके लिए पाठकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। मनोविज्ञान मतलब दिमाग से प्रिपेयर करना कि यहाँ पर मुझे सब चीज़ की नॉलेज है। दूसरा, कर्मचारियों से परिचित कराना। तीसरा, जो कर्मचारी पुस्तकालय के जो उपकरण है उनसे परिचित कराना। और जो पुस्तकालय की जो व्यवस्था है शेल्फ की, सूची पत्र की, इनका परिचय देना ही क्या है इसकी आवश्यकता है। इसीलिए इसकी आवश्यकता है ताकि नया पाठक को उसकी पुस्तकालय के बारे में जानकारी मिले। फिर अपने आती है पाठकों को मार्गदर्शन करने की विधियां कौन कौन सी है। इन पाठकों को पाठक दीक्षा देने की एक तो प्रत्यक्ष विधि है। तो इसको देखो, पहले विधियां देखो। विधियां पाठकों को दीक्षा देने की विधियां, तो एक ले प्रत्यक्ष विधि। आपको पता प्रत्यक्ष विधि क्या है, आमने सामने होकर। जैसे पाठक लेक्चर दिया जाता है, या तो नवागंतुक को लेक्चर दो या पुस्तकालय का भ्रमण करो पूरे पुस्तकालय का, या प्रोजेक्टर के द्वारा उनका पुस्तकालय के बारे में नॉलेज देना, या पोस्टर के द्वारा देना, या सम्मेलन या समारोह के द्वारा इनको देना। यही तो है प्रत्यक्ष विधि। ये प्रत्यक्ष विधि के भाग है। दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि क्या है, जो सामने नहीं होना। जैसे पुस्तकालय नियम पुस्तिका छपा दी और उसके थ्रू पुस्तकालय की जो नियम है वो सीधा नए पाठक को देना, नवागंतुक को पकड़ा देना कि ये हमारे पुस्तकालय के नियम है और यहाँ पर ये शेल्फ की ये व्यवस्था है। उनसे कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि। होता है लाइब्रेरी बुलेटिन होता है, हर पुस्तकालय का एक लाइब्रेरी बुलेटिन होता है बड़े पुस्तकालयों के अंदर, वो देना, उसको ही कहता है अप्रत्यक्ष विधि। लाइब्रेरी पाथ फाइंडर का अर्थ क्या, क्वेश्चन आ रखा है पाथ फाइंडर कौन सी है, अप्रत्यक्ष विधि है। पाथ फाइंडर के अंदर क्या है, पाथ फाइंडर क्या है, इसके अंदर तीन चीजें आती है। एक तो आता है लाइब्रेरी का नक्शा, ये एक प्रत्यक्ष विधि का भाग है पाथ फाइंडर। इसके अंदर एक तो आता है लाइब्रेरी का नक्शा, एक लाइब्रेरी का नाम है, सेक्शन है, कौन कौन से विभाग कहाँ पर है उससे संबंधित, और विभिन्न कर्मचारियों का परिचय। ये किसके अंदर आता है, पाथ फाइंडर का ही भाग है। लाइब्रेरी नक्शा हो गया, कर्मचारियों का परिचय, ये किसके अंदर आते हैं, पाथ फाइंडर कहने का मतलब एक बुक ही है एक तरह की, और उसके अंदर लाइब्रेरी के कौन कौन से कर्मचारी है, नक्शा क्या है और उसके विभिन्न विभाग के बारे में होती है, उसे कहा जाता है पाथ फाइंडर कहा जाता है। इसके बाद अप्रत्यक्ष विधि के अंदर एक होते हैं लाइब्रेरी वेबसाइट। लगभग बड़ी पुस्तकालय है, उनकी अलग से वेबसाइट दिया है आपको। ये वेबसाइट खोल के आप पूरे लाइब्रेरी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है, अप्रत्यक्ष विधि। ये थी अपनी पाठक दीक्षा प्राप्त देने की विधियां, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अगर तीसरी विधि और है लिखी तो मिश्रित। कुछ सूचनाएं तो प्रत्यक्ष विधि से और कुछ सूचनाएं अप्रत्यक्ष विधि दे दो तो क्या आएगी, मिश्रित। तीन विधियां हैं पाठक को दीक्षा देने की, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और मिश्रित, ये तीन विधियां हैं। फिर अगर पाठक दीक्षा कहाँ पर
तो विद्यालय के अंदर ही दिए जाते हैं, महाविद्यालय के अंदर और विश्वविद्यालय तीनों के अंदर दी जाती है। विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर और विश्वविद्यालय, बस तीनों का वही है, सेम ही। विद्यालय के अंदर देखो पुस्तकालय परिचय दिया जाता है कि ये पुस्तकालय महत्व है, पुस्तकालय कार्य ये बताए जाते हैं। महाविद्यालय के अंदर पुस्तकालय भ्रमण है, पुस्तकालय व्याख्यान, की महाविद्यालय बड़ा होता है, पाथ फाइंडर ये पुस्तिका महाविद्यालय के अंदर, विद्यालय के अंदर होती नहीं है। छोटे पुस्तकालय के अंदर पाथ फाइंडर नहीं होता क्योंकि इसको बनाने में खर्चा होता है और विद्यालय के अंदर इतने पाठक होते ही नहीं है, इसीलिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अंदर यही पुस्तिका होती है। पुस्तक संदर्भ सेवा विभाग है वो कहाँ पर होता है? तो संदर्भ सेवा विभाग है वो पुस्तकालय के या तो केंद्र में होगा, संदर्भ विभाग कहाँ, केंद्र में या प्रवेश द्वार पर। ज्यादातर ये कहाँ पर होता है? केंद्र के अंदर। जो लाइब्रेरी का है तो केंद्र के अंदर, तो इसको लिख ले। संदर्भ विभाग कहाँ होता है? क्वेश्चन आ जाए ये। तो संदर्भ विभाग पुस्तकालय के केंद्र और कभी कभार ये प्रवेश द्वार पर भी हो सकता है, प्रवेश द्वार पर होता है। ज्यादातर क्वेश्चन का आएगा केंद्र का पूछा जाएगा, इसका कहाँ पर होगा? केंद्र के अंदर। फिर आता है संदर्भ विभाग के उपकरण का क्या यूज किया जाता है। संदर्भ विभाग हम पढ़ रहे हैं, ये चौथा अपनी यूनिट है संदर्भ विभाग की। अब इसके अंदर देखते हैं संदर्भ विभाग के अंदर कौन कौन से उपकरण काम लाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, एक बार लिखो आप, सूचना संदर्भ डेस्क, जो संदर्भ विभाग की डेस्क होती है उसको कहा जाता है संदर्भ डेस्क काम आती है। एक पाठकों के लिए एंट्री रजिस्ट्री, जैसे पाठक आए उनका एंट्री करना एक संदर्भ विभाग का काम है। जो ग्रंथ है, संदर्भ विभाग ग्रंथ पूरे नहीं पढ़े जाते हैं, उनको शुरू के अंदर पढ़ा जाता है और वो ग्रंथ है वो उनके रखने के लिए जो फर्नीचर है वो भी होना आवश्यक है। तो इसके पश्चात आता है संदर्भ के स्रोत कौन कौन से हैं। तो संदर्भ जो हम प्राप्त करते हैं संदर्भ, तो इसके लिए कौन कौन से स्रोत उपयोगी होते हैं। तो स्रोत होता है, एक तो मैं एक बार लिख लेता हूँ पूरे स्रोत, लगभग 10-12 स्रोत है, हम इसको पूरा लेते हैं। वो संदर्भ विभाग के प्रमुख स्रोत है। तो संदर्भ विभाग के कौन कौन से स्रोत है? तो डिक्शनरी, डिक्शनरी होते शब्दकोश, इंकोपीडिया मतलब विश्वकोश, बिब्लियोग्राफी सोर्स है, मैनुअल है, ईयर बुक है, डायरेक्टरी मतलब निर्देशिका, हैंडबुक है, हस्त पुस्तिका, न्यूज़पेपर है और गवर्नमेंट रिपोर्ट है। ये होते हैं संदर्भ विभाग के स्रोत। कौन कौन से है? ये लगभग 9 स्रोत है, और भी अलग अलग हो तो लिख लेना। ज्योग्राफिक रिसोर्स है, ये भी हो सकता है एक तो, और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, ये भी हो सकता है अगर लिखो। ये संदर्भ विभाग के प्रमुख स्रोत है। इसके बाद आता है संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, उसके गुण क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ रहा है, इसके 4 गुण है। संदर्भ विभाग के क्या कितने गुण है? 4। तो रंगानाथन ने संदर्भ विभाग पुस्तकालय अधिकार गुण के बारे में कहा था कि किसी भी पुस्तकालय अध्यक्ष के जीवन में सबसे खुशी का क्षण उसका संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष बनना है। तो क्या था ये परिभाषा किसने दी थी? रंगानाथन ने दी कि किसी पुस्तकालय अध्यक्ष से सबसे बड़ा खुशी का क्षण क्या है? उसका संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष बनना। ये संदर्भ विभाग पुस्तकालय के गुणों के बारे में उन्होंने रंगानाथन ने एक परिभाषा लिखी थी। इसके बाद पढ़ते हैं अपन संदर्भ पुस्तकालय के कौन कौन से गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? तो सबसे पहले अपन लिखते हैं शत्रुघ्न। कौन सा सबसे पहला गुण है? शत्रुघ्न। दूसरा है लक्ष्मण, तीसरा है भरत और चौथा है राम। ये संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के 4 गुण हैं। आपको इनका आंसर लगभग आपको इसको मिल जाएगा पुराने पेपरों के अंदर। 4 गुण है और इसलिए एक गुण को हटा दिया जाता है इसके अंदर। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और राम, ये 4 पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष के 4 गुण हैं। तो इसकी लक्ष्मण सबसे पहला आता है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न क्या है गुण? तो इसके अंदर क्या है? स्वाभिमान को वश में करना।
शत्रुघ्न ने क्या किया था, अपने स्वाभिमान को वश में किया था और स्वार्थ भाव से दूर रहना चाहिए। ये है शत्रुघ्न, क्या है, स्वाभिमान से दूर रहना, स्वार्थ भाव से दूर, स्वाभिमान की रक्षा करना, वश में रखना, स्वाभिमान को वश में रखना और स्वार्थ भाव से दूर रहना, यह शत्रुघ्न का गुण है। आप इसको लिख लेना। इसके बाद क्या है, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने क्या किया था, तो निष्काम भाव से सेवा की थी भगवान राम की। तो इसके लिए गुण ही क्या है कि निष्काम भाव से सेवा करना और सब सेवा के बदले पुरस्कार आदि की इच्छा नहीं करना, पुरस्कार है इनकी इच्छा नहीं करना, यही क्या है, लक्ष्मण जी का गुण है। और इस पुस्तकालय अध्यक्ष का लक्ष्मण गुण है, क्यों नहीं, भगवान राम की निष्काम भाव से सेवा की और सेवा के बदले कोई पुरस्कार आदि की इच्छा नहीं की, इसीलिए पुस्तकालय अध्यक्ष का गुण हो गया। इसके बाद आता है अपने भरत। भरत जी का क्या गुण है, धीरज रख के चुप, धीरज रख से कठिन से चुपके से परिश्रम करना, धीरज रख कर चुपके से कठिन परिश्रम करना और पुस्तकालय में उपलब्ध सभी प्रलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये थी भरत जी ने राम जी के लिए। जब राम जी वनवास गए तो पीछे से यही किया था, अयोध्या को संभाल लिया और कड़ी मेहनत की। तो ये इनका गुण हो गया कि भाई धीरज रख के चुपके से परिश्रम करना और जो पुस्तकालय के अंदर प्रलेख है उनके बारे में जानकारी जुटाना, ये क्या है, भरत जी के लक्षण के पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण है भरत। और इसके बाद आता है राम। तो हर परिस्थिति में खुश रहना, ये क्या है, राम जी का गुण है, हर परिस्थिति में खुश रहना और पाठकों की सहायता करनी चाहिए और पाठकों की खुशी में अपनी खुशी समझनी चाहिए। राम जी ने ये किया, जो अयोध्या के अंदर प्रजा की खुशी के लिए खुशी को ही अपनी खुशी समझते थे और उनकी सहायता करते थे। तो राम जी का गुण क्या हो गया, हर परिस्थिति में खुश रहना और पाठकों की सहायता करना और पाठकों की खुशी में ही अपनी खुशी समझना, ये था पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और राम, ये 4 पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण थे। इसके बाद अपने आती है संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष का प्रशिक्षण कैसे किया जाता है। जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उसको प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, तो इसके लिए विधियां हैं, 4-5 विधियां हैं, अपन एक बार उसको लिख लेते हैं। संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रशिक्षण की विधियां। तो नए नए जब संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष बने तो इसको प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, उसकी विधियां कौन कौन सी, उनकी विधियां। तो ये विधियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहले शिशुता विधि। शिशुता विधि मतलब शिशुता किस बच्चे को कहा जाता है और बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा सीखता किसी को देखकर, तो वही है शिशुता विधि। संदर्भ पुस्तकालय तो किसी को देखकर सीख लेना चाहिए। दूसरी है प्रायोगिक विधि। तीसरी है परिचर्चा विधि। चौथी है खोज विधि और 5वीं है लेक्चर विधि। इन विधियों को देखते ही पता चल जाता है क्या कहा जाता है। प्रायोगिक मतलब खुद अनुभव करना, खुद कार्य करना और फिर सीखना। परिचर्चा मतलब किसी से चर्चा करके। खोज मतलब यदि किसी कोई आए पाठक तो वो खुद खोज के बताना उसको, वो जो भी सोचना है। और लेक्चर विधि, लेक्चर देना अपने अधीनस्थों को और उसे सीखना। ये तो संदर्भ पुस्तकालय प्रशिक्षण की विधियां। तो लगभग कितनी विधियां, ये 5 विधियां हैं संदर्भ पुस्तकालय की विधियां। इसके बाद आती है विद्यालय और सार्वजनिक पुस्तकालय संदर्भ सेवा कहते हैं। एक तो विद्यालय और एक सार्वजनिक पुस्तकालय, 2 ही होते हैं। तो इसके अंदर संदर्भ सेवा, पुस्तकालय में संदर्भ सेवा क्या है, विद्यालय और सार्वजनिक पुस्तकालय। एक तो विद्यालय हो गया, एक सार्वजनिक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा क्या है। इसके अंदर दो के अंदर सारे विद्यालय लगभग आ जाते हैं। विद्यालय व सार्वजनिक पुस्तकालय में संदर्भ सेवा। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन विद्यालय।
विद्यालय के अंदर संदर्भ सेवा किस तरह दी जाती है? तो ये इसके विद्यालय के अंदर कौन से पाठक होते हैं, पहले तो ये देखते हैं। सामान्य पाठक होते हैं और सामान्य सूचना स्रोत होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सामान्य पाठक, और सामान्य पाठकों के लिए सामान्य सूचना स्रोत चाहिए। आगे हम लिखते हैं सूचना कौन कौन से स्रोत है सामान्य, वो भी लिखेंगे। सामान्य पाठक हो गए और सामान्य सूचना स्रोत होगी। और ये सामान्य सूचना स्रोत निर्देशिका, मार्गदर्शनात्मक, निरीक्षणात्मक या कभी कभी सूचनात्मक सूचना सेवा भी दी जा सकती है। सामान्य पाठकों कैसी सूचना दी जाती है? निर्देशात्मक, मार्गदर्शनात्मक, निरीक्षणात्मक और कभी कभी सूचनात्मक सेवा भी दी जाती है। ये सामान्य पाठकों के लिए है। और इसके लिए ग्रंथ, सामान्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? ग्लोब है, नक्शा है, ऑडियो वीडियो फिल्म है, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि से सामान्य पाठकों को ये सूचना दी जाती है। इसके बाद पढ़ते हैं सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए संदर्भ सेवा। विद्यालय पुस्तकालय के बाद अपना आता है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर रंगानाथन ने बताया था कि सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर 4 तरह के पाठक होते हैं। सामान्य पाठक, नवीन पाठक, साधारण प्रश्नकर्ता और विशिष्ट पाठक। ये रंगानाथन ने 4 पाठक बताए थे। यही चारों पाठक होते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सामान्य पाठक। सामान्य पाठक क्या पूछेगा? सामान्य सूचना स्रोत, सूचना पूछेगा और वही सामान्य सूचना संदर्भ सेवा इसको दी जाती है। कौन कौन सी सेवा दी जाती है? उसको सूचना प्रदान करना, सबसे पहले उसको जो मांगी उसकी सूचना भी दी जाती है। रेफरेंस सूचना, अगर उसको पास, रेफरेंस सेवा का अर्थ है अपने पुस्तकालय के अंदर कोई सूचना में नहीं मिले तो उसको दूसरे पुस्तकालय के अंदर रेफर करना, वही क्या है? रेफरेंस सेवा। तीसरा अनुवाद सेवा, अगर कोई सूचना है अलग भाषा के अंदर और उसको दूसरी भाषा के अंदर चाहिए तो अनुवाद करके देना अनुवाद सेवा कहलाती है। और रिपोग्राफी सेवा यानी पुनः फोटोकॉपी करके देना, उसको ही कहते हैं रिपोग्राफी। और अनुक्रमणीकरण सारकरण, अनुक्रमणीकरण इंडेक्सिंग, सारकरण मतलब ग्रंथ का सार और ग्रंथ सूची, ये भी संदर्भ सेवा दी जाती है साधारण पाठकों। या फोटोकॉपी की जाती है। इस फोटोकॉपी का ये रिपोग्राफी सेवा, पुनर्उत्पादन। फिर आता है नवीन पाठक। नवीन पाठक के अंदर पुस्तकालय की जानकारी दी जाती है नवागंतुकों को, वही क्या है? नवीन पाठक। साधारण प्रश्नकर्ता को अपन ने पढ़ा था अल्पकालिक संदर्भ रेडी रेफरेंस सर्विस दी जाती है। और विशिष्ट पाठक को दीर्घकालीन संदर्भ सेवा दी जाती है। इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। ये 4 तरह के पाठक होते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर और चारों को अलग अलग ये सेवाएं दी जाती है। इसके बाद आता है अपने सूचना स्रोत। ये था अपना संदर्भ सेवा, हमने संदर्भ सेवा पूरी की थी। इसके बाद आता है ये चौथा यूनिट का दो टॉपिक है, इसके अंदर संदर्भ सेवाएं और सूचना सेवाएं। तो संदर्भ सेवा का ये पूरा अपना टॉपिक होता है। इसके बाद आता है सूचना सेवा। सूचना सेवा के प्रकार, रंगानाथन ने सूचना सेवा को कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। और हैंसन ने 2 प्रकार और डेविन ग्रोकन के अनुसार 3 प्रकार बताए थे। रंगानाथन ने इसको बताया था परंपरागत, नवपरंपरागत, अपरंपरागत और निरूपक डाटा, निरूपक प्रलेख, ये बताया था रंगानाथन ने। फिर आता है हैंसन ने इसको 2 प्राथमिक और द्वितीयक में भाग में बांटा था और डेविन ग्रोकन ने इसको 3 भागों के अंदर बांटा था, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत। ये थे अपना सूचना स्रोत के प्रकार। कौन कौन से प्रकार है इसको एक बार अपन लिख लेते हैं। सूचना स्रोत के प्रकार, सूचना स्रोत के प्रकार। तो सबसे पहले रंगानाथन के अनुसार कितने प्रकार के हैं? के अनुसार रंगानाथन ने इसको कितने बताए? 4 भागों के अंदर बांटा था। सूचना स्रोत को रंगानाथन ने कितने भागों के अंदर? 4 भागों के अंदर बांटा गया। जैसे एक तो है परंपरागत सूचना स्रोत, दूसरा है नव परंपरागत, सूचना स्रोत, तीसरा है अपरंपरागत सूचना स्रोत और निरूपक प्रलेख, मतलब इसको कहता है इंग्लिश में मेटा डाटा, मेटा डॉक्यूमेंट, प्रलेख का डॉक्यूमेंट और निरूपक का डाटा। ये है
सूचना स्रोत के रंगानाथन के अनुसार प्रकार। तो अगर इसको परंपरागत तो है पुस्तकें, जो पुस्तकें हैं वो किसके अंदर आएगी, समसामयिकी, ये सब इसी के अंदर परंपरागत सूचना स्रोत के अंदर है। पुस्तकें है, समसामयिकी है, जो प्रकाशन है वो भी किसके अंदर, इसके अंदर है। नव परंपरागत में क्या आता है, एक तो है मानक स्टैंडर्ड वी प्रबंध, जो किसके अंदर आते हैं, नव परंपरागत के अंदर, और एकस्वय, तो ये किसके अंदर आता है, नव परंपरागत के अंदर। फिर आता है अपरंपरागत। अपरंपरागत मतलब दृश्य सर्वे प्रलेख, जो देखने और सुनने योग्य वो प्रलेख सारे किसके अंदर आते हैं, अपरंपरागत। और निरूपक डाटा, जिनमें मानव की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती है, वही क्या कहलाता है, निरूपक प्रलेख। जिनके अंदर मानव की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं हो, या निरूपक प्रलेख। ये रंगानाथन ने इनको 4 प्रकार बताए थे सूचना के स्रोत। इसके बाद पढ़ते हैं हम हैंसन के अनुसार सूचना के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हैंसन के अनुसार बताए थे 3 तरह के। हैंसन के अनुसार कितने प्रकार है, 2 प्रकार। हैंसन के अनुसार 2 प्रकार है, एक तो प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। ये था हैंसन के अनुसार, इसने 2 प्रकार बताए थे, प्राथमिक और द्वितीयक। इसके बाद डेनिस ग्रोगन, इसने कितने 3 प्रकार बताए थे। इसके बाद है डेनिस ग्रेगन, इसने सूचना के स्रोत कितने बताए, 3 प्रकार के। तो वही सेम है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये बताया था डेनिस ग्रेगन ने अनुसार कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार के बताए थे। इसके बाद देखते हैं इसके अंदर ये प्रकार सूचना के कौन कौन से प्राथमिक स्रोत है, कौन से द्वितीयक स्रोत है, कौन से तृतीयक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो मौलिक होते हैं, मतलब जो जैसे मानक है, समसामयिकी, शोध है, जो पत्र है, ये आते हैं प्राथमिक स्रोत के अंदर। द्वितीयक स्रोत है जो सूचना को संगठित या सुव्यवस्थित करके प्रस्तुत करते हैं। जो प्राथमिक स्रोत है उनसे लेके जो प्रस्तुत करते हैं, मतलब सूचना को संगठित और सुव्यवस्थित करके प्रस्तुत करते हैं, वो होते हैं द्वितीयक स्रोत। और तृतीयक सूचना स्रोत है जो खोजने का हमको रास्ता बताते हैं, सूचना को खोजने का रास्ता देते हैं, वो होते हैं तृतीयक स्रोत। ये 3 तरह के स्रोत है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सूचना के स्रोत है वो अलग अलग पढ़ेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और अपरलेख के स्रोत है उसको भी पढ़ लेंगे, औपचारिक या अनौपचारिक। ये अपने एक टेबल बना के नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको पूरा डीप से पढ़ेंगे। आज इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।